5 दिसंबर 1989 के दिन जनता दल के नेता मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेते हैं। 1989 के इलेक्शन में जनता दल यूपी से लेकर सेंटर तक दोनों ही जगहों पर कांग्रेस को हराने में कामयाब रहती है। इसलिए केंद्र में भी जनता दल के नेता वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। जनता दल की इन दोनों सरकारों को बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज का भी बाहरी समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इन सबका एम था कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इधर सितंबर 1990 में भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ मंदिर से राम रथ यात्रा लेकर निकल पड़ते हैं। इस रथ यात्रा की आखिरी मंजिल थी अयोध्या। अब जैसे जैसे रथ यात्रा आगे बढ़ती, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने की मांग तेज होती चली जाती। ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मुलायम सिंह यादव के लिए बाबरी मस्जिद को बचाना एक बड़ी चुनौती थी। वे दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मीटिंग बेनतीजा निकलती है और दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े रहते हैं। इस बीच विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी लीडर्स आम लोगों से अयोध्या में इकट्ठा होने की अपील करते हैं। अब बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या आने लगते हैं। दूसरी तरफ सीएम मुलायम सिंह यादव भी इसके खिलाफ सख्त रुख अपनाने का फैसला कर चुके थे। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि चाहे सरकार रहे या न रहे, मस्जिद मेरी लाश पर होकर गिरेगी। जब तक मुलायम की सत्ता कायम है, मस्जिद शहीद नहीं होगी। और हमने तो कह दिया था कि सरकार कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश पर भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी। मुलायम ने कहा कि एक नहीं चाहे 10 सरकारें चली जाएं, पर देश नहीं टूटना चाहिए। अब लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए मुलायम सरकार ने अयोध्या के आसपास कर्फ्यू लगा दिया। बाबरी मस्जिद तक जाने वाले सारे रास्तों पर पुलिस बैरिकेडिंग लगा देती है, लेकिन कार सेवक नहीं रुकते। 30 अक्टूबर 1990 के दिन अयोध्या में कार सेवकों का एक जत्था बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ने लगता है। उन्हें रोकने के लिए पुलिस कुछ कार सेवकों को अरेस्ट भी कर लेती है और पुलिस बस में बिठा लेती है, लेकिन एक कार सेवक बस को हाईजैक कर लेता है और बैरिकेड्स को तोड़ता हुआ बाबरी मस्जिद तक पहुंच जाता है और भगवा झंडा लहरा देता है। 30 अक्टूबर 1990 अयोध्या। विवादित ढांचे के गुंबद पर कार सेवकों ने भगवा झंडा फहरा दिया। पुलिस के लिए कार सेवकों को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। अंततः पुलिस ने फायरिंग कर दी। चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। इस पुलिस फायरिंग में कई कार सेवक मारे जाते हैं। 2 नवंबर 1990 के दिन एक बार फिर कार सेवक विवादित ढांचे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस फिर से फायरिंग कर देती है। सरकारी आंकड़ों में इन दोनों घटनाओं में 17 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की जाती है, लेकिन मुलायम ने खुद 28 मौतें होने की बात कही, जबकि बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने मरने वालों का आंकड़ा 56 बताया था। 2 नवंबर 1990 कार सेवकों का हुजूम परिसर में घुसने पर उतारू था। पुलिस की गोलीबारी से इनमें से लगभग 16 मौत के घाट उतर गए। इस घटना के बाद मुलायम की पॉपुलैरिटी में गिरावट आती है। बहुत से लोग अब उनसे नफरत करने लगते हैं। जहां हिंदू उनसे कार सेवकों पर फायरिंग के ऑर्डर देने से नाराज थे, वहीं मुस्लिम्स ने आरोप लगाया कि मुलायम सरकार ने बाबरी मस्जिद की हिफाजत के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। इस घटना के बाद बहुत से कुछ लोग उन्हें मुल्ला मुलायम कहने लगते हैं। उधर आडवाणी की रथ यात्रा बिहार पहुँच चुकी थी। बिहार में भी इस वक्त जनता दल की सरकार चल रही थी और जनता दल के नेता लालू यादव मुख्यमंत्री थे। लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करवा लिया। अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है, उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। आडवाणी की गिरफ्तारी से भाजपा नाराज हो जाती है, जो केंद्र में जनता दल की वीपी सिंह सरकार को अपना समर्थन दे रही थी, और इस घटना के बाद जनता दल से भाजपा अपना समर्थन वापस ले लेती है, जिससे वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। इसके बाद जनता दल में 2 ग्रुप्स बन जाते हैं, जिसमें से एक की अगुवाई कर रहे थे जनता दल के नेता चंद्रशेखर और देवीलाल ने अपनी अलग पार्टी बना ली, जिसका नाम रखा समाजवादी जनता दल। चंद्रशेखर को 60 सांसदों का समर्थन प्राप्त था। उन्हें कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दे दिया, जिससे वे सरकार बनाने में कामयाब रहते हैं और देश के नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं। चंद्रशेखर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुलायम सिंह यादव भी चंद्रशेखर गुट के साथ ही आ जाते हैं। इसलिए कांग्रेस के समर्थन से मुलायम सिंह यादव भी सीएम बने रहते हैं, लेकिन लगभग 7 महीने बाद ही कांग्रेस ने भी चंद्रशेखर की जनता दल सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इस तरह चंद्रशेखर की सरकार भी गिर जाती है। वहीं
वहीं राजीव ने मुलायम सिंह यादव को ऑफर दिया कि अगर वे चंद्रशेखर का साथ छोड़ दें तो मुलायम उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार चला सकते हैं, लेकिन मुलायम ने ये ऑफर ये कहते हुए ठुकरा दिया और सीएम पद से इस्तीफा दे दिया कि वे चंद्रशेखर के साथ हैं, ना कि कांग्रेस के। इस तरह मुलायम का पहला सीएम काल 17 महीने तक चलता है। अडवाणी से और विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों से बीपी सिंह भी मिले हुए थे और बीपी सिंह ने भी इस सरकार को गिराने में पूरा षड्यंत्र। 1991 का चुनाव समाजवादियों के लिए बेहद मुश्किल समय था। उन दिनों समाजवादी जनता पार्टी का चुनाव प्रभार देख रहे डॉक्टर चंद्र प्रकाश राय से मुलायम ने पूछा, हमारी कितनी सीटें आ रही हैं? जवाब में चंद्र प्रकाश राय ने कहा 40 से ज्यादा नहीं आएंगी। कार सेवकों पर फायरिंग के बाद भाजपा ने मुलायम को मुल्ला मुलायम और हिंदू द्रोही का तमगा दे दिया। मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुम्बद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहें, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहें, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको, चाहे न दे। अब शहर और कस्बों के कुत्तों और गधों पर मुलायम का नाम चस्पा किया जाने लगा। यहाँ तक कि मुलायम के गढ़ इटावा से भी जब उनकी गाड़ी गुजरती तो वहाँ के व्यापारी मुलायम की गाड़ी के सामने थूकने लगते। ये देखकर मुलायम बेहद उदास होते हैं। अब स्थिति को समझते हुए मुलायम ने 1991 में कांसीराम की बहुजन पार्टी से गठबंधन करने की कोशिशें की, लेकिन कांसीराम ने ये कहते हुए गठबंधन करने से इनकार कर दिया कि उनकी पार्टी में ऊंची जाति के लोगों का बोलबाला है। नतीजा ये होता है कि 1991 की यूपी चुनाव में 399 सीटों पर लड़ने वाली अकेली समाजवादी जनता पार्टी की सिर्फ 34 सीटें आती हैं। हालांकि मुलायम जसवंत नगर और तिलहर 2 सीटों पर खड़े हुए थे और दोनों ही जगह से जीत जाते हैं। उधर राम मंदिर आंदोलन के चलते भाजपा को यूपी में 221 सीटों के साथ क्लियर मेजोरिटी मिल जाती है और भाजपा के कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वहीं केंद्र में राजीव गांधी की हत्या के कारण 1991 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस 244 सीटें पाने में कामयाब रहती है और पीवी नरसिम्हा राव देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 1991 में यूपी विधानसभा में समाजवादी जनता पार्टी के मात्र 34 विधायक रह गए थे, जिसके आधार पर वे राज्यसभा में अपना केवल एक सांसद नॉमिनेट कर सकते थे। चंद्रशेखर चाहते थे कि सपा पार्टी की तरफ से मोहन सिंह को राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन लास्ट मिनट पर मुलायम सिंह यादव ने अपने भाई राम गोपाल यादव का नॉमिनेशन फाइल करवा दिया। यहाँ से मुलायम और चंद्रशेखर के रिश्तों में खटास आ जाती है। चंद्रशेखर चाहते थे कि मोहन सिंह को राज्यसभा सदस्य बनाया जाए, मगर ऐन वक्त पर मुलायम सिंह ने फिर से सियासी गोटी ऐसी फेंकी जिसे देखकर सब दंग रह गए। अपने चचेरे भाई और कॉलेज में मास्टर राम गोपाल यादव को उन्होंने पर्चा भरा दिया। ये पार्टी के अंदर मुलायम की पकड़ का भी एक सबूत था कि चंद्रशेखर के विरोध के बावजूद मुलायम अपने भाई को यूपी से जिताने में सफल हुए। मुलायम लंबे समय से अपनी अलग खुद की पार्टी बनाने की भी सोच रहे थे, इसलिए 4 अक्टूबर 1992 के दिन मुलायम ने अपनी अलग पार्टी का ऐलान कर दिया, जिसका नाम रखा जाता है समाजवादी पार्टी। लेकिन 2 महीने बाद ही 6 दिसंबर 1992 के दिन विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी नेताओं की अगुवाई वाली एक उग्र भीड़ बाबरी मस्जिद गिरा देती है। इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए तत्कालीन सीएम और भाजपा नेता कल्याण सिंह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। अधिकारियों का, कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ। वहीं केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार यूपी में बीजेपी की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा देती है। मुस्लिम वर्ग इस बात से बड़ा नाराज होता है कि केंद्र में कांग्रेस सरकार होते हुए भी बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया है। इस घटना के बाद मुस्लिम समाज मुलायम सिंह यादव को अपना हीरो मानने लगता है, जिन्होंने 1990 में बाबरी मस्जिद को प्रोटेक्ट करने के लिए कड़ा रुख अपनाया था। मुलायम सिंह यादव के पास अब 2 बड़े वर्गों का फुल सपोर्ट था, एक यादव समाज और दूसरे मुस्लिम्स, जिसका फायदा आने वाले चुनावों में उन्हें मिलने वाला था। इधर 1993 के इलेक्शन से पहले मुलायम और कांसीराम के बीच सहमति बन जाती है और ये चुनाव सपा बसपा मिलकर लड़ती हैं। उन दिनों चुनाव रैलियों में जर्नलिस्ट से पॉलिटिशियन बने खादिम अब्बास का नारा मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम रैलियों में खूब सुनाई पड़ता था। ये गठबंधन इतना हिट साबित होता है कि यूपी के यादवों, दलितों और मुसलमानों ने सपा बसपा गठबंधन को दिल खोल कर वोट दिए। तो वहीं से हम लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिया, मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम
बाकी राम झूठे राम, सच्चे राम, कांसी राम। इन चुनावों में सपा को 109 और बसपा को 67 सीटें मिलती हैं, यानी 67 सीटें मिलती हैं। वहीं बीजेपी 177 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी रहती है, लेकिन सपा बसपा दोनों के मिलाने से बहुमत का आंकड़ा पूरा हो जाता है। इस बार मुलायम ने जसवंत नगर, सिकोहाबाद और निधोली कलां 3 सीटों से चुनाव लड़ा था और वे तीनों ही सीटों से चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन उन्होंने विधानसभा में जसवंत नगर को ही रिप्रेजेंट करने का फैसला किया। सपा बसपा के गठबंधन ने तय किया कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तरह 4 दिसंबर 1993 के दिन मुलायम सिंह यादव दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में मुलायम सिंह यादव ने अपने समर्थकों के फायदे को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले लिए, जैसे मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 27% कर दिया। हालांकि मुलायम के कुछ फैसलों को खूब क्रिटिसाइज किया जाता है, जैसे कि उनके कार्यकाल में नकल करके और करवाकर पास होने का ट्रेंड खूब फला फूला। मुलायम पर क्रिमिनल्स को टिकट देने और उनका संरक्षण करने के भी आरोप लगते हैं। इस पर अपने बचाव में मुलायम ने कहा कि वे जीतते हैं इसलिए मैं टिकट देता हूं, जनता ही उन्हें वोट देती है और हमें सीटें चाहिए सरकार चलाने के लिए, संत क्या ही सियासत करेगा। इधर सपा बसपा ने मिलकर सरकार तो बना ली थी, लेकिन उन्हें एक दूसरे पर ज्यादा भरोसा नहीं था। बीएसपी की नंबर 2 की लीडर मायावती मुलायम सिंह सरकार की कैबिनेट का हिस्सा नहीं थी, लेकिन कांसीराम ने उन्हें मुलायम सरकार के काम को मॉनिटर करने की वीटो पावर दे रखी थी। मायावती रह रहकर मुलायम को ये याद दिलाती थी कि वे बसपा के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने हैं। मुलायम सरकार में मायावती के स्टेचर को देखते हुए मीडिया उन्हें सुपर चीफ मिनिस्टर तक कहने लगी। ये बात जहां मायावती को पसंद आती थी, वहीं मुलायम सिंह यादव इसे इंसल्ट की तरह देखते थे। इस तरह इस गठबंधन में सिर्फ सपा ही इनसिक्योर नहीं थी, बल्कि कांसीराम को भी डर था कि मुलायम सिंह यादव उनके विधायक अपनी तरफ करके बसपा को कमजोर कर सकते हैं। इस सबके चलते 1995 में एसपी बीएसपी गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। मुलायम सिंह यादव ने अपनी सरकार बनाए रखने के लिए बसपा के विधायकों को तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जब ये बात कांसीराम को पता चलती है तो वे भी बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाने की जुगत में लग जाते हैं। बीजेपी और बसपा का अलायंस फाइनल होने ही वाला था कि कांसीराम बीमार पड़ जाते हैं। वे ठीक होते इससे पहले ही उन्हें खबर मिल जाती है कि मुलायम सिंह यादव उनकी पार्टी तोड़ने वाले हैं। इसलिए कांसीराम ने मायावती को अस्पताल बुलाया और कहा कि वे राज्यपाल से मिलकर मुलायम सिंह सरकार को गिराने के लिए अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लें और साथ ही बीजेपी के सपोर्ट से अपनी यानी कि बसपा की गवर्नमेंट बनाने का क्लेम करें। इस तरह 1 जून 1995 के दिन मायावती राज्यपाल से मिलकर ऐसा ही करती हैं। जब ये बात मुलायम को पता चलती है, उस वक्त वे कुछ सपा विधायकों के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने अपनी सरकार बचाने की चुनौती थी और सरकार सिर्फ एक कंडीशन पर बच सकती थी कि मुलायम किसी तरह बसपा के 23 विधायक तोड़कर अपनी तरफ करने में सफल हो जाएं। हालांकि मुलायम के पास पहले से ही कुछ बसपा विधायकों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन बाकी का सपोर्ट लेने के लिए जो रास्ता निकाला गया वो मुलायम की पॉलिटिकल जर्नी पर काले धब्बे और सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक बन जाता है। 2 जून 1995 के दिन मायावती लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। तभी समाजवादी कार्यकर्ताओं की एक भीड़ गेस्ट हाउस पर हमला कर देती है। बीएसपी के विधायक गेस्ट हाउस का मेन गेट अंदर से बंद कर लेते हैं, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं ने लॉक तोड़ दिया और गेस्ट हाउस के अंदर घुस जाते हैं। सपा कार्यकर्ता बसपा विधायकों को पीटना शुरू कर देते हैं। पिटाई के बाद 5 विधायकों को जबरन जीप में बिठाकर सीधे मुख्यमंत्री आवास भेज दिया जाता है, जहां उनसे जबरन समर्थन पत्र पर साइन करवा लिए जाते हैं। इस वक्त मायावती भी इस गेस्ट हाउस के स्वीट नंबर 1 में कुछ बसपा विधायकों के साथ बंद थीं, लेकिन कुछ सपा कार्यकर्ता मायावती के कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं। आरोप लगते हैं कि उनका इरादा मायावती के साथ मारपीट करने का था और एक कार्यकर्ता मायावती के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन बाद में लखनऊ के डीएम राजीव खैर और एसपी राजीव रंजन वर्मा के मौके पर पहुंचने के बाद भीड़ को काबू में कर लिया जाता है। इस घटना को गेस्ट हाउस कांड के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुलायम सिंह यादव को 2 जून 1995 की घटना को लेकर हम कभी माफ नहीं कर सकते। ये मामला कोर्ट में भी नेवर। अगले दिन यानी 3 जून 1995 को गवर्नर मोतीलाल वोहरा मुलायम सिंह सरकार को बर्खास्त कर देते हैं। वहीं भाजपा के समर्थन से मायावती को पहली बार सीएम पद की शपथ दिलाई जाती है। गेस्ट हाउस कांड के बाद सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मुलायम सिंह यादव से किनारा कर लिया। हालांकि मुलायम ने कभी इस कांड के लिए माफी नहीं मांगी। उत्तर प्रदेश में सत्ता के आने के बाद मुलायम केंद्र में ताकत बढ़ाने पर ध्यान देने लगते हैं। 1996 में पहली बार मुलायम ने मैनपुरी से
लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत जाते हैं। 1996 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को 161 और कांग्रेस को मात्र 140 सीटें आती हैं। मतलब दोनों ही बड़ी पार्टीज में से किसी के भी पास बहुमत नहीं था और ना बहुमत के आसपास थी। ऐसे में थर्ड फ्रंट को सरकार बनाने का मौका मिल जाता है और मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनने के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। इस साल लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को 17 सीटें आई थी। थर्ड फ्रंट में उनके नाम पर लगभग सहमति बन चुकी थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के लालू प्रसाद यादव और वीपी सिंह इस पर राजी नहीं होते। इस बारे में मुलायम सिंह बताते हैं कि लालू ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर मुलायम प्रधानमंत्री बनते हैं तो वे जहर खा लेंगे। वीपी सिंह की शाह पर लालू और शरद यादव ने साजिश की। जब मेरे नाम पर आम सहमति बन रही थी तभी लालू पलट गए। इस तरह आखिर में जनता दल के एचडी देवेगौड़ा के नाम पर सबकी सहमति बन जाती है। इस कैबिनेट में मुलायम सिंह यादव को डिफेंस मिनिस्टर का पद मिलता है। बाद में जब एचडी देवेगौड़ा की सरकार गिर जाती है तो आई.के. गुजराल को जब पीएम बनाया जाता है तो उसमें भी मुलायम सिंह यादव को फिर से डिफेंस मिनिस्टर बनाया जाता है। इसी साल 1996 में उद्योगपति अमर सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये अमर सिंह ही थे जिन्होंने मुलायम को कॉर्पोरेट्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से मिलवाया और उन्हें पार्टी की मेंबरशिप दिलवाई। Thousands of guests and a galaxy of stars and corporate leaders attended the wedding in Mulayam Singh Yadav's native village of Safai. Amitabh Bachchan, Anil Ambani and Subrata Roy were among those present here. 1998 में आई.के. गुजराल की सरकार भी गिर जाती है, जिसके बाद 1998 के इलेक्शन होते हैं जिसमें भाजपा की सबसे ज्यादा सीटें यानी कि 182 सीटें आती हैं, लेकिन बहुमत अभी भी नहीं था। इसलिए कुछ ही दिन के भीतर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर जाती है। इसके बाद 1999 में एक बार फिर लोकसभा इलेक्शन की घोषणा होती है जिसमें मुलायम सिंह यादव 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, एक कन्नौज से और दूसरी संभल से। हालांकि मुलायम सिंह यादव दोनों ही सीटों से ये चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन उन्होंने लोकसभा में रिप्रेजेंट करने के लिए संभल सीट को चुना। 1999 में भी किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। जहां कांग्रेस को 114 सीटें आईं, वहीं भाजपा को 182 सीटें ही आईं। हालांकि दूसरी पार्टियों के समर्थन से वाजपेयी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद एआईएडीएमके की जयललिता ने वाजपेयी से समर्थन वापस ले लिया और वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर जाती है। मौका पाकर कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी दूसरी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करने लगती हैं। मुलायम से भी समर्थन का आश्वासन मिलने पर सोनिया गांधी राष्ट्रपति के.आर. नारायणन से मुलाकात करने जाती हैं और उन्हें इन्फॉर्म कर देती हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास 272 का बहुमत आ चुका है। इसमें मुलायम की सपा के 32 सांसद भी शामिल थे, लेकिन बाद में मुलायम सिंह यादव ने सोनिया गांधी के विदेशी होने का मुद्दा बनाते हुए समर्थन देने से इनकार कर दिया। मुलायम के चलते सोनिया गांधी पीएम नहीं बन सकी और उनकी मीडिया में बहुत फजीयत होती है। सोनिया गांधी पर हमने एक स्पेशल सीरीज बनाई है जिसके दोनों एपिसोड आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। इधर जब कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकी तो 1999 में एक बार फिर मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं और मुलायम दोबारा से 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने संभल सीट को ही सदन में रिप्रेजेंट करने का फैसला लिया, जबकि कन्नौज की सीट अपने बेटे अखिलेश यादव के पॉलिटिकल डेब्यू के लिए खाली कर दी। मुलायम के कन्नौज सीट छोड़ने के बाद जब साल 2000 में कन्नौज सीट पर बाय इलेक्शंस होते हैं तो अखिलेश यादव इस सीट को आसानी से जीत जाते हैं। इस तरह अखिलेश यादव के राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है। इधर 2002 में यूपी इलेक्शन होते हैं। इन चुनावों में सपा 147 सीटों के साथ यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। हालांकि सपा सरकार बनाने के लिए जरूरी 202 सीटों से अभी भी मुलायम सिंह यादव काफी दूर थे। नतीजा यह होता है कि बीजेपी और बीएसपी ने गठबंधन कर लिया और मायावती दूसरी बार यूपी की मुख्यमंत्री बन जाती है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी। सीएम बनने के बाद मायावती मुलायम सिंह यादव पर पोटा कानून लगाने ही वाली थी। पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिसे आतंकवादियों पर लगाया जाता है। लेकिन इस बीच ताज कॉरिडोर स्कैम में मायावती का नाम आने से बीजेपी से उनका गठबंधन कमजोर पड़ने लगता है। इस बीच अगस्त 2003 में मायावती ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और विधानसभा भंग करके नए चुनाव कराने की मांग कर डाली। मायावती के इस फैसले से बीजेपी भी हैरान रह जाती है। एक बार फिर मुलायम सिंह यादव के पास सरकार बनाने का मौका आ जाता है,
से उन्होंने वेस्ट नहीं जाने दिया। कांग्रेस और कुछ छोटी पार्टीज मुलायम को फॉर्मल सपोर्ट दे रही थीं, जबकि उनके पास बीजेपी का भी बाहर से समर्थन था। लेकिन अब भी सरकार बनाने के लिए 14 विधायक कम पड़ रहे थे। ऐसे में मुलायम सिंह यादव ने बसपा के 14 बागी विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। ये दल बदल कानून के खिलाफ था, लेकिन बीजेपी के इशारे पर गवर्नर इसे नजरअंदाज कर देते हैं और मुलायम सिंह यादव का तीसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाता है। सितंबर 2003 में मुलायम सिंह यादव ने सीएम पद की शपथ ले ली, लेकिन वे अभी भी लोकसभा सांसद थे और 6 महीने के अंदर उन्हें सीएम बने रहने के लिए यूपी के किसी सीट से चुनाव लड़ना था और विधायक बनना था। इसलिए जनवरी 2004 में मुलायम सिंह यादव गन्नौर से उपचुनाव लड़ते हैं और 1,83,000 वोटों के बड़े अंतर से आसानी से ये चुनाव जीत जाते हैं। इस तरह मुलायम 9वीं बार यूपी स्टेट असेंबली पहुंचते हैं। सीएम बनने के बाद भी मुलायम सिंह यादव बसपा विधायकों को तोड़ना जारी रखते हैं और धीरे धीरे बसपा के 37 विधायक अपनी तरफ करके मायावती को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। समाजवादियों का एक नारा अक्सर आपको सुनाई देता रहा होगा, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। इधर साल 2003 में मुलायम की निजी जिंदगी में काफी उथल पुथल चल रही थी। 24 मई 2003 के दिन दिल का दौरा पड़ने से मुलायम सिंह की पत्नी मालती देवी की मौत हो जाती है, जिसके बाद वे लंबे वक्त से अपने साथ रहने वाली साधना गुप्ता से शादी कर लेते हैं। मुलायम सिंह यादव साधना के बेटे प्रतीक को पहले ही अपना चुके थे। 1994 में प्रतीक ने अपने स्कूल डॉक्यूमेंट्स में पिता के नाम पर MS यादव और एड्रेस पर मुलायम के घर का पता मेंशन किया हुआ था। साधना मुलायम सिंह यादव की मां की नर्स थी और उनका अपने पहले पति से अच्छा रिश्ता नहीं चल रहा था, जैसा कि हमने अपने पहले एपिसोड में जिक्र किया था। हालांकि अखिलेश इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन माना जाता है कि प्रतीक के राजनीति से दूर रहने के वायदे के बाद वे कुछ नरम पड़ जाते हैं। इधर सपा में अमर सिंह का रुतबा बढ़ता जा रहा था। मुलायम के सीएम पद पर तीसरे टेन्योर के दौरान अमर सिंह का काफी इन्फ्लुएंस रहा। ये अमर सिंह का ही असर था कि मुलायम राडो जैसी महंगी घड़ियां अब पहनने लगे थे और उनके साथ बॉलीवुड स्टार्स भी नजर आने लगे थे। साल 2005 में एडवोकेट विश्वनाथ चतुर्वेदी ने मुलायम सिंह यादव पर अपने पद का दुरुपयोग कर 100 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। उनकी मांग थी कि मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव, प्रतीक यादव और बहू डिंपल यादव की संपत्ति की CBI जांच करवाई जाए। इस याचिका पर कोर्ट ने 1 मार्च 2007 के दिन CBI को शुरुआती जांच करने के ऑर्डर दे दिए। अब CBI को पता लगाना था कि मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के खिलाफ केस बनता भी है या नहीं। इधर 2007 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। इस बार अमर सिंह की मदद से मुलायम ने फिल्म स्टार्स से अपना कैंपेन करवाया। अखबारों के एडवर्टाइजमेंट्स में मुलायम खुद अमिताभ बच्चन के साथ वोट मांगते दिखाई देते थे। ये मुलायम की उस समाजवादी सोच से बिल्कुल था, जिसमें वे किसानों और गरीबों के बीच जाकर अपना प्रचार किया करते थे। इस चुनाव में मुलायम भरतना और गन्नौर 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं और दोनों पर ही जीत जाते हैं, लेकिन सपा का ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब रहता है। सपा 143 सीटों से गिरकर 97 सीटों पर आ जाती है। वहीं मायावती 98 सीटों से सीधे 206 सीटें जीतने में कामयाब रहती हैं, यानी अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रहती हैं और तीसरी बार यूपी की मुख्यमंत्री बन जाती हैं। हमारी 5 साल तक इस बार सरकार रही है और हमने इतना ज्यादा काम किया हर क्षेत्र में, हर मामले में, जितना आजादी के बाद जो पूर्व की सरकारें रही हैं, चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, उन्होंने भी उतना नहीं किया है। वहीं मुलायम भले ही यूपी इलेक्शन हार गए थे, लेकिन केंद्र में उनकी पोजीशन अभी भी बहुत मजबूत थी, क्योंकि अभी भी उनके पास केंद्र में 36 लोकसभा सीटें थी और मनमोहन सरकार उनके समर्थन पर टिकी हुई थी। 2008 में हुई इंडो US न्यूक्लियर डील वो डील थी जहां मुलायम सिंह यादव किंग मेकर और किंग डिस्ट्रॉयर की भूमिका में थे। 2008 की इंडो US न्यूक्लियर डील का मनमोहन सरकार को समर्थन देने वाली लेफ्ट फ्रंट पार्टीज और BSP पहले ही विरोध जता चुकी थी, इसलिए अब मनमोहन सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस बिल लोकसभा में आ चुका था। मुलायम भी अपने मुस्लिम वोट बैंक को नाराज करने के डर से इस डील का विरोध कर रहे थे। इसका कारण ये था कि अमेरिका की पॉलिसीज, खासकर ईरान वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स के कारण मुस्लिम्स में पहले से ही एंटी US सेंटिमेंट्स थे और डील कहीं न कहीं भारत के अमेरिका की तरफ झुकाव को दर्शाने वाली डील थी। इसलिए मुलायम इंडो US न्यूक्लियर डील का विरोध करते हैं। इसका एक कारण ये भी था कि मुलायम को ये भी डर था कि यूपी में मुस्लिम वोट का एक हिस्सा BSP की तरफ जा सकता है।
लेकिन मुलायम सिंह यादव अमर सिंह के कहने पर कांग्रेस का सपोर्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं। इसलिए जब मनमोहन सरकार के खिलाफ सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग होती है तो सपा के सभी सांसद मनमोहन सरकार के समर्थन में वोट डालते हैं और यूपीए की सरकार गिरने से बच जाती है। माना यह भी जाता है कि इसके पीछे एक वजह मुलायम परिवार पर चल रही सीबीआई जांच भी थी, जिस वजह से मुलायम ने मनमोहन सरकार का समर्थन दिया। ये बात कहीं न कहीं कोर्ट में सीबीआई के एफिडेविट बदले जाने से भी साबित हो जाती है। पहले सीबीआई ने कोर्ट से कहा था कि मुलायम के पास 2.63 करोड़ की आय से ज्यादा की संपत्ति है, लेकिन डील के बाद सीबीआई ने कोर्ट में अपना स्टैंड बदल लिया और कहा कि वो केस क्लोज करना चाहती है। हालांकि याचिकाकर्ता एडवोकेट विश्वनाथ चतुर्वेदी के विरोध के चलते केस क्लोज नहीं होता। इधर 2009 के लोकसभा चुनाव भी आने वाले थे। इसके लिए अमर सिंह की सलाह पर मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह की नई पार्टी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के साथ अलायंस कर लिया। दरअसल 2009 लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले कल्याण सिंह ने बीजेपी छोड़ दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी में उनकी उपेक्षा हो रही है, अपमान हो रहा है और यूपी में टिकट बंटवारे में उनकी नहीं सुनी जा रही। इसलिए अब भाजपा को केंद्र में आने से रोकने के लिए कल्याण सिंह ने मुलायम सिंह यादव से हाथ मिला लिया था। लेकिन मुलायम का यह फैसला उनके लिए डिजास्टर साबित होता है। मुस्लिम समाज कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद गिराए जाने का जिम्मेदार मानता था, इसलिए चुनावों में मुस्लिम्स ने मुलायम को वोट नहीं दिया। जब रिजल्ट आई तो सपा की सीटें 36 से कम होकर 23 पर आ जाती हैं। भाई मुलायम सिंह आपके दोस्त हैं और कल्याण सिंह मुलायम सिंह के दोस्त हैं, तो दोस्त का दोस्त होता है। साल 2010 में मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए विमेन रिजर्वेशन बिल का भी खुलकर विरोध किया, जिसने उन्हें मीडिया में विलेन बना दिया। यूपीए गवर्नमेंट महिलाओं को राजनीति में 33% रिजर्वेशन देने के लिए ये बिल लेकर आई थी, लेकिन मुलायम ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल के मौजूदा स्वरूप से सिर्फ बड़े घर की और शहर की लड़कियों को फायदा मिलेगा। हमारे गाँव की गरीब महिलाएं ज्यादा आकर्षक नहीं होती। अगर ये बिल पास हुआ तो पार्लियामेंट में पुरुष सीटी बजाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये महिला पास हो जाता तो हमारी गरीब महिलाओं को मौका नहीं मिल सकता, गांव की महिला को नहीं मिल सकता था। बड़े बड़े घराने के लड़कियां और महिलाएं केवल लड़ सकती थी। मुलायम के इस बयान को सेक्सिस्ट और महिला विरोधी बताते हुए उन्हें खूब क्रिटिसाइज किया जाता है। Mr. Mulayam Singh Yadav is a national leader. It's extremely surprising and unexpected, and that he should have made such an offensive and insulting comment against women. इस वक्त मुलायम पर उनकी उम्र का असर भी पड़ रहा था और वे 70 पार कर चुके थे। इसलिए अब मुलायम सिंह यादव ने धीरे धीरे अपने बेटे अखिलेश यादव को आगे करना शुरू कर दिया। अखिलेश भी 2012 में आने वाले विधानसभा चुनावों में जुट जाते हैं। अखिलेश ने अपनी फेमस साइकिल रैली के जरिए पूरे यूपी में ये जनसंपर्क अभियान किया। हालांकि मुलायम को उनकी इस कोशिश पर खास भरोसा नहीं था, लेकिन अखिलेश ने लोगों को बिजली, पानी, रोजगार और फ्री लैपटॉप देने का वायदा किया। मुलायम ने घोषणा की कि अगर अखिलेश लोगों से वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो वे उन्हें चीफ मिनिस्टर बना देंगे। अगला मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा चुनाव के बाद, लेकिन अब उन्होंने अपनी बात से वो पीछे हटे हैं और कहा है कि अखिलेश यादव अगले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। जब रिजल्ट आया तो समाजवादी पार्टी को 403 में से 224 सीटें मिलती हैं। इतनी सीटें सपा को आज तक किसी भी चुनाव में नहीं आई थी, इसलिए वायदे के मुताबिक अखिलेश यादव को सीएम बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ से कहानी बिगड़ने लगती है। ऑन पेपर पर अखिलेश यादव सीएम थे, लेकिन असली रिमोट कंट्रोल अभी भी उनके पिता मुलायम सिंह यादव के ही पास था। आपके काम नहीं हुआ, कहीं के बताऊं। आप कब चाहते हैं? आप बताइए, इसी तारीख को अगले वर्ष नहीं करा। उन दिनों विपक्ष अखिलेश यादव का मजाक उड़ाते हुए कहता था कि सरकार में 4.5 मुख्यमंत्री हैं। मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल यादव, आजम खान और अखिलेश सिर्फ आधे मुख्यमंत्री हैं। कई बार मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव द्वारा लिए गए फैसलों को भी बदल देते थे और कई बार वे पब्लिक में भी उन्हें क्रिटिसाइज कर दिया करते थे। इसी हफ्ते अखिलेश पिता से अलग होकर पत्नी के साथ नए बंगले में रहने जा रहे हैं। अभी तक सब साथ रह रहे थे। कहा जा रहा है कि शिवपाल को लेकर दोनों में ठीक से बात भी नहीं हो रही। जानकार बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव पार्टी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते थे, इसलिए वे अखिलेश को बहुत ज्यादा स्पेस नहीं दे रहे थे। इसलिए अखिलेश और मुलायम के रिश्तों में कुछ खटास आ जाती है। इधर केंद्र की राजनीति में मुलायम सिंह यादव कांग्रेस का समर्थन करते रहे, चाहे फिर राष्ट्रपति के नाम के लिए प्रणब मुखर्जी के नाम का समर्थन हो या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल को पास करवाना हो। इस दौरान सीबीआई भी सबूतों की कमी के चलते मुलायम सिंह यादव को आय से अधिक संपत्ति मामले में
क्लीन चिट दे देती है। सीबीआई से क्लीन चिट मिलने के बाद मुलायम सिंह यादव की जिंदगी में कुछ शांति आती है। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि शुरुआती जांच में किसी तरह के अपराध की पुष्टि नहीं हुई और इसकी जांच 7 अगस्त 2013 को ही पूरी हो चुकी है। लेकिन वो शांति 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के चलते जाती दिखी। Soon after Rahul Gandhi's visit to the riot-hit district, an angry Samajwadi Party chief claimed that several people have remained in relief camps to serve political interests. मुजफ्फरनगर दंगे में 38 लोग मारे जाते हैं जबकि 50,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस होते हैं। इसे सपा के एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर की तरह देखा जा रहा था। इस मुश्किल समय में मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव का समर्थन किया। उधर विपक्ष मुलायम सिंह यादव पर खास यादव समाज को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाना शुरू कर देता है, जिससे नॉन यादव ओबीसी बीजेपी की तरफ आकर्षित होने लगता है। इस बीच मुलायम ने रेप के आरोपियों को भी फांसी दिए जाने को लेकर एक और विवादित बयान दे दिया। फांसी दी जाएगी, 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी। मुलायम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अगर पावर में आती है तो वे इस तरह के कानूनों को बदलने की कोशिश करेंगे और अगर कोई झूठा रेप केस करेगा तो उसे सजा दी जाएगी। मुलायम के इस बयान को असंवेदनशील मानते हुए मीडिया ने उन्हें काफी घेरा। इस वक्त देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी का उदय हो चुका था। भारत माता की, भारत माता के। 2013 और 14 में देश में मोदी लहर आ चुकी थी। इस सब का असर ये हुआ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा 23 सीटों से घटकर सिर्फ 5 सीटों पर आ जाती है। इसमें भी जीतने वाले सभी उम्मीदवार मुलायम के ही परिवार से थे। इस बार भी मुलायम खुद मैनपुरी और आजमगढ़ दोनों ही सीटों से जीते, लेकिन उन्होंने आजमगढ़ को रिप्रेजेंट करने का फैसला किया और मैनपुरी सीट छोड़ दी। एक तरफ मुलायम सिंह यादव पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे थे, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर कंट्रोल को लेकर भी उनके परिवार के अंदर कलह चल रही थी। अखिलेश यादव और मुलायम के भाई शिवपाल यादव के बीच पार्टी में कंट्रोल को लेकर नहीं बन रही थी। ये चीज जून 2016 आते आते सैचुरेशन पर पहुंच चुकी थी। पार्टी की नाराजगी खत्म हो गई। नाराजगी शिवपाल जी की नाराज है, वो कभी नाराज नहीं होता, वो हंसता रहता हमेशा। नहीं, नाराज तो थे, वो हमेशा हंसता रहता है। अखिलेश ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय करने से इनकार कर दिया, जबकि शिवपाल यादव इसकी पूरी तैयारी कर चुके थे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की इमेज को रिफॉर्म करना चाहते थे, इसलिए वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को पार्टी में शामिल करने के खिलाफ थे। उन दिनों अखिलेश यादव अमर सिंह को भी मुलायम पर बैड इन्फ्लुएंस की तरह देखते थे और उन्हें पार्टी से निकालना चाहते थे। इन सब कारणों से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों आमने सामने आ जाते हैं। अखिलेश ने शिवपाल खेमे के मंत्रियों और अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। इस मामले में मुलायम ने अपने बेटे की जगह अपने भाई शिवपाल यादव का साथ दिया और अपने बेटे अखिलेश यादव को हटाकर अपने भाई शिवपाल यादव को सपा पार्टी का यूपी अध्यक्ष बना दिया। समाजवादी पार्टी में बड़ा उलटफेर हुआ है। अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका, क्योंकि यूपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बना दिए गए हैं शिवपाल यादव। इसके जवाब में अखिलेश ने शिवपाल यादव को मंत्री पद से हटा दिया, क्योंकि अखिलेश यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। इसके जवाब में सपा पार्टी के यूपी चीफ शिवपाल यादव ने अखिलेश के करीबियों को पार्टी से निकाल दिया। वहीं 23 अक्टूबर 2016 के दिन मुलायम ने अखिलेश का साथ दे रहे अपने चचेरे भाई राम गोपाल यादव को भी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। राम गोपाल यादव को तीसरी मर्तबा पार्टी से निकाल दिया गया है। राम गोपाल यादव को 6 साल के लिए एक बार फिर से पार्टी से निकाल दिया गया है। 24 अक्टूबर 2016 के दिन मुलायम सिंह यादव ने पार्टी की खराब होती स्थिति को देखकर एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में वे शिवपाल को जनता का नेता और अमर सिंह को अपना भाई बताते हुए पार्टी से निकालने से इनकार कर देते हैं। इस पर निराश अखिलेश यादव बैठक से ये कहकर निकल जाते हैं कि मैं गलत के खिलाफ लड़ता रहूंगा, जैसा आपने मुझे सिखाया है। इस तरह मुलायम परिवार और सपा पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश यहीं पर समाप्त हो जाती है। इधर नवंबर 2016 को राम गोपाल यादव को पार्टी में फिर से शामिल कर लिया जाता है। पार्टी के भीतर अखिलेश का कंट्रोल बढ़ता जा रहा था, लेकिन 30 दिसंबर 2016 के दिन मुलायम सिंह यादव ने राम गोपाल यादव के साथ अखिलेश यादव को भी अनुशासनहीनता के आरोप में समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। हालांकि 24 घंटे में ही ये फैसला वापस ले लिया जाता है, लेकिन इससे साफ हो जाता है कि पार्टी पर अब असली वर्चस्व किसी और का नहीं बल्कि अखिलेश यादव का स्थापित
होने वाला है। 1 जनवरी 2017 के दिन अखिलेश ने मुलायम को पार्टी अध्यक्ष के पद से हटाकर सपा का चीफ पैटर्न बना दिया। जिस समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव ने बनाया था, अब वही 2017 के चुनाव में सपा के पोस्टर से गायब थे। उन्हें प्रचार की भी जिम्मेदारी नहीं दी गई। ये चुनाव सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन फिर भी अपने इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए पार्टी को सिर्फ 47 सीटें आती हैं। हालांकि पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स में अखिलेश का पूरा कंट्रोल हो चुका था। इधर मुलायम की तबीयत भी अब बिगड़ने लगी थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में हार से सबक लेते हुए अखिलेश ने 2019 के लोकसभा चुनावों में मायावती के साथ गठबंधन कर लिया। मायावती को मुलायम का सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन माना जाता है, इसलिए ये गठबंधन सीधे तौर पर मुलायम को नजरअंदाज करना था। मुलायम ने सीधे तौर पर इस गठबंधन का विरोध किया और अखिलेश पर पार्टी को खत्म करने का आरोप लगा दिया। जब चुनाव के रिजल्ट आए तो एक तरह से अखिलेश की हार और मुलायम की जीत होती है। इन चुनावों में सपा बसपा के गठबंधन को कुल 15 सीटें मिलती हैं, जिनमें मायावती की बसपा को 10 और अखिलेश की सपा को सिर्फ 5 सीटें आती हैं। लेकिन मुलायम का रुतबा ये रहा कि 80 साल के मुलायम सिंह यादव इस बार भी मैनपुरी से सांसदी का चुनाव जीतने में कामयाब रहते हैं। हालांकि अपने आखिरी दिनों में मुलायम के पास पार्टी के भीतर कोई पॉलिटिकल पावर नहीं बची थी। दूसरी तरफ वे अपनी बिगड़ती तबीयत से भी जूझ रहे थे। इसी दौरान जुलाई 2022 में उनकी पत्नी साधना गुप्ता का भी निधन हो जाता है। साधना की मौत के बाद मुलायम और अकेले हो जाते हैं और उनकी तबीयत और बिगड़ती चली जाती है। इस तरह कई महीने बीमार रहने के बाद 10 अक्टूबर 2022 के दिन मुलायम सिंह यादव का निधन हो जाता है। Party and former chief minister of Uttar Pradesh, who was 82 years old, has died this morning at Gurgaon's Medanta Hospital. मुलायम की मौत के बाद उनकी फैमिली अपने डिफरेंसेज सॉर्ट कर लेती है और परिवार दोबारा से एकजुट हो जाता है। वहीं बीजेपी की मोदी सरकार ने 2023 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जिसे रिसीव करने के लिए उनके बेटे अखिलेश यादव पहुंचते हैं। मुलायम जो एक साधारण से किसान परिवार में जन्मे, जिनकी फीस भी उनके प्रिंसिपल ने गरीबी की वजह से माफ की थी, वे अपनी मृत्यु तक उस सीढ़ी तक पहुंचे जहां पहुंचना विरले लोगों को नसीब होता है। एक पहलवान ने अपने दम पर न केवल सरकारें बनाई और गिराई, बल्कि अपने समाज में भी कॉन्फिडेंस भरा, जिस वजह से उन्हें एक समाज अपने हीरो की तरह देखता है, अपने एक योद्धा की तरह देखता है। मुलायम की कहानी को कहने में हमने पूरी निष्पक्षता बरती, उन पर लगे आरोप भी बताए और उनकी उपलब्धियां भी बताने की कोशिशें की। अच्छाई बुराई बताने की जगह सिर्फ तथ्य बताए, वे बुरे थे अच्छे थे इसके विचार किए बिना। आपको हमारी मेहनत कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके एक एक कमेंट को मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, भले ही लाइक करना संभव नहीं है। आप हमारे नए चैनल स्ट्राइक को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे दोगुनी खुशी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।